हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के बायोलॉजी के अंतर्गत बात करेंगे पारिस्थितिकी की शाखाएं। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे पारिस्थितिकी के बारे में, ठीक है, कि पारिस्थितिकी कहते किसे हैं। फिर उस पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने क्या किए, अपने विचार दिए कि पारिस्थितिकी की अलग अलग परिभाषाएं हैं। उसको जानने के बाद हम पारिस्थितिकी के ब्रांचेस के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी उसकी शाखाएं हैं। तो इसके लिए दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया, किर्चनर तथा श्रोइटर, 1896 ईस्वी में इन्होंने बताया कि उसकी दो शाखाएं हैं। एक को कहते हैं स्वपारिस्थितिकी और दूसरे को कहते हैं समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी क्या होती है? स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत इसमें एक जीव रहता है, ठीक है, या एक ही जाति के जीव, ठीक है, एक जीव, ठीक है, या एक ही जाति, एक ही स्पीशीज का जीव रहता है और उसके विकास क्रम पर, यानी कि इसके विकास क्रम पर, यानी इसके विकासीय क्रम पर इसका जो है कि अध्ययन किया जाता है। इसके विकास क्रम पर, ठीक है, इसका वातावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे, कह रहा है कि स्वपारिस्थितिकी में एक जीव रहेगा, ठीक है, या एक ही जाति का जीव रहता है। उसके विकास क्रम पर वातावरण का अध्ययन जो है स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब एक जीव है या एक ही जाति का जीव है, उसका विकास किस तरीके से हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है और उस पे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। समपारिस्थितिकी क्या है? इसके अंतर्गत आने वाले, ठीक है, किसी जीव समूह, ठीक है, जीव समूह की बात कर रहे हैं जिसमें प्लांट और एनिमल, ठीक है, दोनों आएंगे। जीव समूह एवं उसके पर्यावरण से, ठीक है, या वातावरण, जीव समूह एवं वहां के वातावरण से जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसको कहा जाता है समपारिस्थितिकी। यानी कि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों रहेंगे, ठीक है, उनका समूह रहेगा और वहां के वातावरण जहां पे भी रहेंगे वहां के वातावरण से इनका पारस्परिक संबंध क्या है, ठीक है, उन सभी चीजों के उनको मिला करके जब अध्ययन किया जाएगा तब कहा जाएगा कि उसे हम क्या कहेंगे? समपारिस्थितिकी। मतलब कि इसके अंतर्गत आने वाले किसी जीव समूह जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं और वहां के वातावरण के पारस्परिक संबंध को कहा जाता है समपारिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हैबिटेट पर। हैबिटेट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं वासस्थान। आपके सिलेबस में भी यही चीज दी गई है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव का कोई न कोई वास स्थान होता है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी वास स्थान वह स्थान है जहां पर कोई जीव या समष्टि का कोई न कोई स्थान होता है या किसी स्थान में वो रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि किसी जाति, परिभाषा है, किसी जाति अथवा समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन से, ठीक है, किसी भी चीज की पॉपुलेशन हो। कह रहा है कि किसी जाति अथवा समष्टि का वास स्थान एक प्रकार का वातावरण है, ठीक है, जिसमें वह सामान्य रूप से रहता है, जिसमें जैविक व अजैविक कारक सम्मिलित हैं। जैविक कारक का मतलब जिसमें प्लांट भी आएगा और प्लस एनिमल भी आएगा, ठीक है, ये जैविक कारक हो गए। और जैविक कारक में क्या आता है? ताप हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, ये अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि कोई भी जाति हो, किसी जीव की जाति है अथवा उसी जाति की कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, जनसंख्या है उस जाति की पूरी, तो वो कह रहा है कि एक प्रकार का वास स्थान, एक प्रकार का वातावरण है। वातावरण की मतलब वह वातावरण जिसके अनुकूलित होकर के ये सारे जीव क्या है, वहां पे रह रहे हैं
और वहां पे रहेंगे तो दो प्रकार की दो चीजें वहां पे होंगी। क्या क्या होंगी? एक होगा जैविक कारक और एक होगा अजैविक कारक, और दोनों ये क्या होंगे? उसमें सम्मिलित होंगे उस वातावरण में जहां पर वो जीव या वो पॉपुलेशन रहेगा, और उससे वो सीधे प्रभावित होंगे। यानी प्लांट जो है एनिमल से प्रभावित होगा और एनिमल जो है प्लांट से प्रभावित होगा। प्लांट जो है एबायोटिक कंपोनेंट से या अजैविक कारक से प्रभावित होगा, या अजैविक कारक से ये प्रभावित होंगे, एनिमल और प्लांट दोनों। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए कि प्लांट पौधे को जो है अगर ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है तो किसके ऊपर डिपेंड है? एनिमल के द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड है, और एबायोटिक कंपोनेंट जल के ऊपर आश्रित है, ये प्रभावित हुआ इससे। उसके बाद अगर देखेंगे एनिमल किस तरीके से प्रभावित है? एनिमल प्लांट के द्वारा छोड़ी हुई ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान छोड़ी जाती है, कारण कि वो जो है ऑक्सीजन एनिमल लेता है, ठीक है, और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो एक दूसरे से संबंधित हुए, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे वायु क्या है? ये वायु कंपोनेंट के अंतर्गत है। तो कह रहा है कि इस तरीके से ये सभी आपस में क्या है? एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या है? आपस में एक दूसरे से मिले रहते हैं, और इस जैविक और अजैविक कारक के बीच कोई भी जीव या जाति या कोई पॉपुलेशन जनसंख्या उसके अंतर्गत रहती है तो वो सीधे क्या होते हैं? ये अजैविक और जैविक कारक से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी हैबिटेट की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव का कोई ना कोई क्या होता है? वास स्थान होता है, जिसमें वह सामान्य रूप से रहता है। वह वहां पर उड़ सकता है, वहां पर वृद्धि कर सकता है, वहां पर क्या कर सकता है? वहां से उसको पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक जीव का कहीं ना कहीं क्या है? वास स्थान निश्चित होता है। अब ध्यान देंगे कि यह वास स्थान कहीं भी हो सकता है, जैसे मृदा में हो सकता है, ठीक है, जल में हो सकता है, ठीक है। अब या किसी कहीं पे उग सकता है, किसी के शरीर पर क्या है? उग सकता है। जैसे इसमें मान लीजिए वासस्थान जैसे चीलर है, ठीक है, शरीर के ऊपर रहते हैं, उनका वो हैबिटेट हो गया। जू है, बालों में रहते हैं, उनका वो हैबिटेट हो गया कि वहीं पे रहेंगे। तो ये शरीर पे है ना, जैसे तमाम जो है एनिमल्स है उनके शरीर पे जो है तमाम जो है पैरासाइट्स रहते हैं, वो उनका वास स्थान हो गया। जल में रहने वाले जो जीव है जैसे मछली है, मेढक है, सांप है, ये सब जो घड़ियाल है, ये सब क्या है? वो उनका स्थान वास स्थान जल हो गया। मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है, वो उनका वास स्थान हो गया। तो इस तरीके से प्रत्येक जीव का कहीं न कहीं क्या होता है? वास स्थान होता है। अब वास स्थान के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि वास स्थान का विनष्टीकरण यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ठीक है। आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन मानव की आबादी क्या है? बढ़ती जा रही है, ठीक है। मानव की आबादी बढ़ने के साथ साथ उसके लिए भोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हैबिटेट को नष्ट करके क्या किया जा रहा है? खेतों का विस्तार किया जा रहा है, तमाम औद्योगिक संस्थाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे जो है हैबिटेट क्या हो रहे हैं? दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। इसी पर विश्व संरक्षण संगठन, ठीक है, क्या नाम है? विश्व संरक्षण संगठन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इन्होंने जब सर्वेक्षण किया, जब अध्ययन किया इसका, तो पता लगाया इन्होंने कि स्तनियों की करीब करीब 83%, स्तनियों की 83% जो है जनसंख्या संकटग्रस्त है, ठीक है। पक्षियों की लगभग 89%, ठीक है, डेंजर कंडीशन में है, और पौधों की लगभग 91%, ठीक है। ये जो है आंकड़े हैं, ठीक है, कि ये किसके कारण उत्पन्न हुए हैं? ये जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण उत्पन्न हुए हैं। जब इनके हैबिटेट को समाप्त किया गया तब ये सारी चीजें यहाँ पे उत्पन्न हुई, और विश्व संरक्षण संगठन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, का सर्वेक्षण से हमको पता चला कि 83% जो है कि स्तनियों की जो जातियां हैं
वो जो है प्रभावित हुई है, संकटग्रस्त हो गई है। 89% जो है पक्षियों की है। 91% जो है किसकी है, पौधों की है। ठीक है, जहां से जीव क्या है, उस हैबिटेट से क्या प्राप्त करते थे, भोजन प्राप्त करते थे, जल प्राप्त करते थे, आश्रय प्राप्त करते थे, स्थान प्राप्त करते थे। ठीक है, तो उन जगहों से जब इनको ये चीजें मिलती थी तो वो जीवित थे, संकटग्रस्त नहीं थे। इन चीजों के हैबिटेट के नष्ट होने के कारण क्या हो गया, वो सारी चीजें खत्म हो गई और पक्षी, पौधे और स्तनियां, ठीक है, स्तनधारी जो भी जीव जंतु हैं वो इस कंडीशन में आ गए कि इनके संकटग्रस्त होने की संभावना या विलुप्तता के कगार की संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसा कौन बताया, विश्व संरक्षण संगठन ने अपने सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण के दौरान की बात कही। तो आप जो है आपका एक टॉपिक दिया गया है हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में आप जान गए होंगे कि हैबिटेट कहते किसे हैं। ठीक है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, लिखने के बाद इसको अच्छे से अपना तैयार कर लेंगे। आगे चल करके आगे इसके आगे जो है अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।